बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री टूवर विद बुशरा के डाइजेस्ट कॉर्नर में वेलकम करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आसिया रज़ाकी का नॉवलिट इस दश्त में एक ख्वाब। अफसाना दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो गया था। मैं टांगे फैलाए हुए बड़े एहतिमाम से मुतालिए में मसरूफ़ था जब वो अंदर आई। सुनो, मैं आई हूँ। बैठो। मैंने बेख्याली में पैर समेटे और नज़र रिसाले पे मरकूज़ कर दी। राहित, तुम मुझसे शादी कर लो आज। इसने यकीनन यही कहा था। मैंने सुना नहीं। इसने रिसाला मेरे हाथ से छीन लिया और चलाई। ये पढ़ते हो तुम फजूल झूठी कहानियाँ, बेमग़ज़ और बेमज़ा। कोई दिलचस्पी होती है, सच्ची भी, हकीकी ज़िंदगी के करीब जुस्तजू और जद्दोजहद से भरपूर। बहरहाल कैसे आना हुआ? दरअसल इस वक्त इसकी आमद मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है, मैं इसे पसंद करता था, लेकिन इसकी आदत, अंदाज़ फ़िक्र, ख़यालात मिडिल क्लास ज़हनियत के मुताबिकत रखते थे। तभी तो एक मग़रूर, दौलतमंद और तल्ख़ मजाज माँ की बेटी होने के बावजूद इस लड़के यानी मैंने इस लड़की यानी हिना को दिल में बसा रखा था। तुमने सुना नहीं मैंने जो कहा अभी? क्या बेगैरत बन के फिर कहूँ? वो खासी जज्बस हो रही थी। फिर से कहकर देखो, मैं खूब सुन सकता हूँ। सुनो राही, इसने आवाज़ धीमी कर ली, नज़रें झुका ली। तुम मुझसे शादी कर लो आज शाम। वो एक लफ्ज़ जमा कर बोली। मैं उछल पड़ा। क्या ये किसी ड्रामे के डायलॉग हैं? मैं वाकई घबरा गया। ये डायलॉग नहीं, मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। ये मेरा हतमी फ़ैसला है। एक और डायलॉग। क्या यही तुम्हारी मामा का भी फ़ैसला है? मैं जवाब देने की बजाय सवाल कर बैठा। मेरी मामा बेशक मुझे बहुत चाहती हैं, मगर इनका फ़ैसला नहीं। वो किसी और से मेरी शादी कर रही हैं। तुम्हारी बेसरूपा कहानी ने मेरा बुखार उतार दिया है। ओहो, मैं अभी इनकी मेज़ पर एक मज़मून पढ़ कर आई हूँ जो वो प्रेस में देने वाली हैं। हमारी प्यारी सी हिना का रस्म निकाह 24 सितंबर को मिस्टर शाहिद अमान से होना करार पाया है। आपसे इल्तमास है। अच्छा, मुझे भी कार्ड दोगी ना? फजूल बकवास नहीं चलेगी। इस मज़मून के जवाब में हम आज ही शादी कर लेते हैं। मैं मामा के फ़ैसले की भीड़ नहीं छोड़ूंगी। वो खासी संजीदा थी, मगर मुझे ज़रूर इनकी भीड़ चढ़ा दोगी। मैं अब ये पुरकीन ना था कि जो कह रही थी महज मजाक नहीं, वो बेधड़क फ़ैसले की माहिर थी। तब भी यह मजाक मेरी अकल से मावरा था। मैं निकाह के बाद तुम्हारे घर रहूँगी, फिर किसकी मजाल है जो तुम्हें टेढ़ी आँख से देखे भी। वो मुतमईन थी। तुम निकाह करके मेरे घर में रहोगी। तुम्हारी मामा पुलिस लाकर तुम्हें मेरे घर से बरामद करवा लेंगी। तुम चली जाओगी मामा के साथ। मैं पुलिस के साथ हवालात, कोई ज़मानत देने वाला भी नहीं। मेरा अगवा का मुकदमा वो मेरे पापा करवा लेंगे। वो जल्दी से बोली। सॉरी, मेरा मतलब इसकी नौबत ही नहीं आएगी। इस तरह की पोशीदा शादियों का यही इंजाम होता है माय डियर। मगर ये पोशीदा होगी तो सिर्फ मामा से। पापा हमारे साथ होंगे, वही करेंगे सब। पापा फिल्मी पापा या मामा वाले असली? मैं अब हमतन गोश था। दिलचस्प कहानी थी। मामा वाले पापा दरअसल वह मामा के हर इक़दाम से इख्तलाफ करते हैं। यहाँ ये हमारे हक़ में होगा, हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। किसी भी मौके से गलत फ़ायदा उठाने का मैं कायल नहीं। गलत या सही, तुम इसकी फ़िक्र में ना पड़ो। आज ही निकाह की तैयारी करो। तुम्हें पता है मैं गरीब कसान का बेटा हूँ। मैं अब संजीदा हो गया, क्योंकि ये कहानी या इस बेधड़क लड़की का फ़ैसला मुझे हज़म नहीं हो रहा था। अगर मेरे घर से तुम्हारे अलावा तुम्हारे कीमती पाट जायदाद, ज़ेवरात बरामद होंगे तो अगवा के अलावा चोरी का इल्ज़ाम भी साबित हो जाएगा। यह सब नहीं होगा। वो मुझे मुतमईन करने में लगी रही। मैं कुछ चोरी करके नहीं लाऊंगी। पापा ने नकाहनामा तैयार कर लिया है। इसमें मेरे जहेज़ के मुख्तसर सामान की फ़हरिस्त लिख दी है। जहेज़ की फ़हरिस्त? निकाहनामे में? तुम्हारे पापा ने तो मुझे पक्का मरवाने का इंतज़ाम कर लिया है। पुलिस कह सकती है मैंने गन पॉइंट पर निकाहनामा लिखवाया है। यह सबूत होगा कि तुमने चोरी की है, ना अगवा। फजूल किस्म की सोच को दिल में जगह न दो। मैं मामा से 2 दिन के लिए भोर बन जाने की इजाज़त ले चुकी हूँ। मेरे कॉलेज के सहेलियाँ जा रही हैं। मामा ने इनकी तस्दीक भी कर ली है। और कोई एतराज़?
हिना प्लीज़ संजीदा हो जाओ, मेरे सर से गुजर गई है तुम्हारी मनसूबा बंदी। देखो, मैं पापा के साथ आ जाऊंगी, 2-4 और भी लोग होंगे, तुम बारातियों का इंतज़ाम कर लो, या वो भी मैं ही करूं? राही, मैंने पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुम गांव से आए हो, जॉब मिल गई है, इंजीनियर हो, पापा को सब कुछ मंजूर है, बस अब तुम ही रह गए हो, कबूल है कहने वाले। ये कह के वो ऊंची हिल से खटखट करती बाहर निकल गई। मैं सर थाम के बैठ गया। ये वो क्या कह रही है? मैं कैसे निभाऊंगा इस सिचुएशन को? क्या ये दुरुस्त काम होगा? मुझे वो पसंद है, मगर ऐसा तो सोचना भी महाल है मेरे लिए। इसकी मामा तेवरी पे 100 बल, आंखों में गरूर, मिजाज में तुंदी, करख्त आवाज़ वाली तल्ख ज़बान, हमेशा आला लिबास, मेकअप से मुज़य्यन चेहरा। लड़की माँ से बिल्कुल मुख्तलिफ, शायद बाप का असर हो। मैं काफ़ी दिन से नोट कर रहा था इसकी मुझसे बढ़ती हुई दिलचस्पी और कदम कदम आगे बढ़ते हुए जज्बे, जो जुनून ना बन जाए, यही डर था मुझे। बोरबंद की इजाज़त ले ली और शादी। अगर ये मजाक था तो नहायत तकलीफ़ था, अगर सच था तो अज़ियत रसा। ये संजीदगी मेरे मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन हो सकती थी। पसंद और बात है, शादी और चीज़। तबकाती खलीज, माहौल का फ़र्क, मजाजों का इख्तलाफ, किस किस से सिर्फ नज़र करूं। इत्तेफाक था कि इससे बार बार टकरा हो जाता कहीं ना कहीं, और जब एक चीज़ तवातर से नज़र आए तो कुछ आदत भी पड़ जाती है। फिर एक मौका ऐसा आता है कि दिल भी तलबगार हो जाता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं दिल की पुकार पे लपका। इसने मुझसे तवक्कात वाबस्ता कर ली। चलो कोई बात नहीं, मगर शादी, फौरी शादी, बग़ैर किसी अपने के। मेरी माँ है, ख़ानदान है। मैंने तो कभी इससे कोई वादा भी नहीं किया, हिम्मत भी नहीं बढ़ाई थी, और मैं अपनी माँ के बग़ैर, इसकी मर्ज़ी और इजाज़त के बग़ैर शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ज़िंदगी भर का सौदा सरे राह नहीं किया जाता। लेकिन ये लड़की हिना, जिसका नाम है, सब कुछ कर सकती है। अपनी माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझसे मिलती रही, इनकी खफगी के बावजूद मुझ में दिलचस्पी लेती रही। अगर वो शाम को आ गई बग़र्ज़ शादी तो छुट्टी का दिन रहेगा जाता नज़र आ रहा था। तो बनता है खुदा किसी से मशवरा ही कर ले। मैं फ़ौरन आमर के घर किया। एक वही तो मेरा दोस्त था, इसे बुखार था, बिस्तर पे पड़ा था। मेरी छुट्टी तो ज़ाया हो गई इसकी बुखार की बदौलत। इसने कराह कर कहा, ओह मेरी छुट्टी ज़ाया होती नज़र आ रही है शादी के बुखार के सबब। मैं भी कराहा, वो उठ कर बैठ गया। क्या क्या कहा? शादी का बुखार? मुख्तसरन मगर कदरे तफसील से मैंने सब कुछ बताया। कोई ख्वाब देखा है? वो परेशान था। ख्वाब ना कहानी हकीकत है। वो मुझे इम्तहान में डाल गई है, और वो ऐसे ही अटल इरादे वाली है। आ जाएगी, बाप को लेके बारात का इंतज़ाम भी खुद ही कर लेगी। सच कह रहे हो ना? वो दिमागी मरीज़ा तो नहीं है? इसे दौरे तो नहीं पड़ते? वो बिल्कुल सही दिमाग है, मन चली है, निडर, बेबाक, और शायद अपनी माँ से बेजार। तुमने इससे कोई वादा किया होगा? मैंने हरगिज़ कोई वादा नहीं किया, ना ही इस अमीरजादी के नखरे सह सकता हूँ। मैं इसके बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि दिलचस्प लड़की है, पुरखलूस दोस्त है। तुमने किसी मौके पर इसकी हिम्मत अफजाई की होगी। देखो राहिल, ये लड़कियाँ जो होती हैं बहुत जल्द मुतासिर हो जाती हैं, आसानी से एतमाद कर लेती हैं। कहीं इन्हें अपना आइडियल नुमा बंदा मिल जाए तो इसे अपनी मंजिल समझ लेती हैं, और इसके साथ यही हुआ है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार? मैंने भूल कर भी इसकी हिम्मत अफजाई नहीं की। और शादी, वो भी ऐसी फिल्मी शादी, इसके लिए तो आदमी को बड़े हौसले, अज़्म इरादे, बल्कि जुनून की ज़रूरत होती है। तो मुझे जानते हो, इसके पास इन खसूसियात का ज़ख़ीरा है। वो यकीनन जुनूनी है अपने मकसद की तकमील की हद तक, या फिर वो ड्रामा कर रही है। तुम यूँ करो कि शादी कर लो या फिर ना करो। तुम बुखार में मुब्तला हो, इसलिए ऐसे मशवरे मुझे दे रहे हो। तुम्हारी बेसरूपा कहानी ने मेरा बुखार उतार दिया है। फिर मुझे इस मुसीबत से बचने की तदबीर भी बताओ। अगर इसे मुसीबत ही समझ रहे हो तो ऐसा करो, आज घर ना जाओ, यहीं रह जाओ, बात ख़त्म। ना नौमन तेल, ना गांधा राधा नाचेगी। 2 दिन के लिए भूर बन जाने की इजाज़त ले चुकी है। फिर तुम 3 दिन यहीं रहो, या फिर घर जाकर इसके बाप का इंतज़ार करो, इसे कायल करो, मजबूरी बताओ कि तुम्हारी शादी मजबूरी नहीं। बाप मान गया तो ठीक, वरना इसके साथ आए लोगों में फंसकर एक फिल्मी कहानी का आगाज़ करोगे।
मैं 3 दिन यहीं रहूँगा, मैंने जल्दी से कहा। ऐसी किसी कहानी का आगाज़ और फिर इसका इंजाम। मेरी मासूम अम्मा की ख्वाहिशें, अरमान में अपने ख़ानदान बरादरी में किस किस को कायल करूँगा। अम्मी जी को मालूम हुआ कि मैं आमिर की तमादारी के लिए रुक गया हूँ तो बहुत खुश और ममनून भी हुई। दुआएं देती रहीं। माँ भी कैसी सीधी मासूम सी होती हैं, बेटों के झूठ और चकमों का एतबार करने वाली। वो रात बेचैन गुजरी। कोई खलिश थी जो परेशान कर रही थी। हिना का ख्याल आ रहा था। वो आई होगी अपने पापा के साथ, इसके साथ चंद लोग और भी होंगे, कुछ सहेलियां होंगी। घर बंद देखकर किस कदर मायूसी हुई होगी इसे। मेरी बुज़दिली का यकीन नहीं आ रहा होगा। घर बंद देखकर किस कदर मायूसी हुई होगी इसको। कुछ सहेलियां होंगी। घर बंद देखकर किस कदर मायूस होगी। मेरी बुज़दिली का यकीन नहीं आ रहा होगा। शायद वो वहीं बैठ के रोई होगी या फिर चीख चीख कर सबको मेरी बुज़दिली दगाबाजी के बारे में बता रही होगी। धोखे और फ़रेब की कहानी। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं घर पर रह के इसका इंतज़ार करता, इसके पापा को कायल करता, दरख्वास्त करता कि साहब मेरे हालात शादी के लिए असाज़गार नहीं। मुमकिन है वो मान लेते। हिना बुरी लड़की नहीं थी, बहुत अच्छी, निडर और बेबाक। हद से ज़्यादा खुद एतमादी ने इसे दूर अंदेशी से दूर ही रखा। मुमकिन है कुछ अरसा गुजरने के बाद मैं इससे शादी का सोचता। सवाए इसकी दौलत और इसकी मामा की पुरगुरूर तबीयत के इसमें और कोई बुराई न थी। इसके पापा खुद मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। हिना की मामा भी शायद ऐसी ही ज़िद्दी होंगी। इन्होंने भी अपने पापा से ऐसी ही ज़िद की होगी और पापा ज़िद्दी की होगी। पापा मैं जायद लूँगी जैसे कोई बच्चा कहे। अब्बा मुझे वो खिलौना चाहिए और मोहब्बत का मारा बाप खिलौना दे के ज़िद पूरी कर दे। इस तरह इन्होंने लाडली बेटी को जाहिद नामी खिलौना दिलवा दिया। इस वक्त जाहिद साहब खुशी खुशी इस अमीरजादी का खिलौना बन गए। बाद में पछताते होंगे, मगर पछतावे की ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं था। ज़िंदगी पछताने के अमल से सज़ा बन जाती है। मैं सज़ा के लिए ख़ुद को तैयार नहीं कर पाता था। फिर तो हिना जैसी औलादें ही मुकद्दर होंगी, ज़िद्दी, खुद सर और ख़ुद पसंद। अगले दिन ऑफिस भी दिल ना लगा। पूरे वक्त हिना ही ख्यालों पे छाई रही। वो आई होगी बड़े अरमानों से। इसके पापा के अलावा भी और कुछ लोग होंगे। उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। ख़ुद हिना की पोजीशन ऑफ। मैंने उजलत में इसकी इज़्ज़त और हुर्मत का भी ख्याल नहीं किया। अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में इसे मशकूक बना दिया। काश अकल होती तो आमिर के घर ही ना जाता, अपने मामले को खुद ही संभाल लेता। ज़बरदस्ती को तो कोई कर नहीं सकता। घर आया, आमिर ने मुझे गुमसुम फ़िक्रमंद देखकर समझाया, यार कुदरत खुद मदद कर रही है, वरना हमारी तुम्हारी कोशिश की क्या हैसियत। अगर तुम्हारे नसीब में इस लड़की से निकाह लिखा है तो ज़रूर होगा, अगर अभी नहीं तो वक्त आने पर। बस अब कोई फ़िक्र ना करो और घर जाओ और यहीं रहो। मसलियत खुदाबंदी का यकीन करो। मैं वहीं रुक गया। अब दिल पे कोई बोझ न था। जो होना था हो चुका। मूड रफ्ता रफ्ता बहाल हो गया। अगले दिन ऑफिस से अपने घर चला गया और इससे पहली मुलाकात से लेके आखिर तक सारी बातें याद करता रहा। यह इस दिन की बात है जब बगैर किसी सिफारिश या रिश्वत के मुझे एक अच्छी जॉब मिली थी। सर खुशी कामयाबी के इत्मीनान में मैं गुनगुनाता हुआ आ रहा था, तब एक मोड़ पर अचानक ही एक सफ़ेद कार से टकरा गया। मरा नहीं, बच गया। मैं घबराहट में ज़मीन पे गिरा था। कार रुक गई। ड्राइविंग सीट से उतर कर मेरी तरफ आई। अगली सीट पे बैठी हुई सेहतमंद खातून खिड़की से मुंह निकाले कुछ बोल रही थी। अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते, मर जाते तो मुसीबत हमारी होती, वगैरह वगैरह। इसी असना में लड़की मेरे करीब आ गई। ओह माफ़ कीजिएगा, मेरी गलती थी, मुझे हॉर्न देना चाहिए था। उठिए, ज़रा हिम्मत करें, मैं अभी आपको क्लिनिक ले चलती हूँ। देखिए हड्डी वगैरह तो सलामत है, खड़े हो जाएं प्लीज़। इसकी तकरीर के साथ इसका रनशीन मोहतरमा का लेक्चर अभी जारी था और मैं ख़ुद भी चोट का अंदाज़ा कर रहा था। उठा और कपड़े झाड़ने लगा। ओहो सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े भी ख़राब हो गए, वो तासीफ से बोली और बेइख्तियार आगे बढ़कर मेरे साथ कपड़े झाड़ने लगी। अंदर से वो खतून जंगाड़ी, अरे हिना क्यों वक्त ज़ाया कर रही हो, इन लोगों का तो ये कारोबार है, जानबूझकर टकराना और पैसे वसूल करना। ये लो 200 रुपये देकर जान छुड़ाओ। गुस्सा तो बहुत आया, मगर लड़की का नरम रवैया और ताउन वाला था। मैं इन खातून को घूर कर एक गया। सॉरी, दरअसल मामा को एक जगह टाइम पे पहुंचना है, इसलिए जल्दी है ज़रा। लड़की में बला की जाज़बियत थी।
اس کی آواز میں نغمگی تھی، اوپر سے شیریں لہجہ و مصلیحت کی زبان جانتی تھی۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ کچھ ہوا تو نہیں ہے آپ کو؟ اس لڑکی نے فکر مندی سے کہا۔ میرا خیال ہے ہم کلینک چلتے ہیں، آپ آئیں، وہ فکر مند لہجے میں بولی۔ نہیں شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ گو کہ میں ٹھیک نہیں تھا، پیر پہ زور لگنے سے تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، مگر میں کار نشین خاتون کو بڑبڑاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کار میں جا بیٹھی، میں نے رکشہ کیا اور عامر کے گھر آ گیا۔ پیر کی تکلیف کی وجہ سے اپنے گھر جانے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ عامر کی امی نے چوٹ کا معائنہ کیا اور ہلدی چونا تیل گرم کر کے ٹخنے پہ روئی لگا کر باندھ دیا۔ دن بھر لیٹے رہنے کی ہدایت کی، پھر رات کو گرم پانی کی ٹکور کی، سوتے وقت اثر نو ہلدی چونے کا پلاسٹر۔ حالات بہتر تھے، میں عامر کے ساتھ ہی اپنے نئے آفس کے لیے نکلا۔ وہ دن بہت حسین تھا، مجھ میں خود اعتمادی ہمیشہ سے تھی۔ ادھر چند ماہ بے روزگاری نے ذرا پریشان کیا تھا، لیکن جاب کے بعد میں خود کو فٹ محسوس کر رہا تھا۔ اب اماں کو خط لکھنا تھا۔ میری تعلیم و تربیت میری اماں نے ہی کی تھی، جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں، لیکن میرے لیے میری خاطر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور میری ایسی دیکھ بھال کی، اس قدر توجہ دی کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ گاؤں میں اولاد کی پرورش کا انداز ذرا مختلف تھا، بچے گلیوں میں کھیتوں میں ادھم مچاتے کھیلتے پھرتے۔ میری تربیت اس سے الگ ہوئی۔ میرے والد کو کسان تھے، مگر انہوں نے زرعی یونیورسٹی میں تعلیم پائی تھی، اس لحاظ سے تو اماں کو بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے تھا، مگر بچپن کی مانگنی تھی اور بچپن کی محبت نے دلوں میں ایسی جگہ بنا لی تھی کہ والد کسی اور کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں نے ان کی تعلیم اور اماں کی جہالت کا مقابلہ کرتے ہوئے اس منگنی کو ختم کرنے کے مشورے بھی دیے، لیکن ابا جان نے شادی کی جلدی مچا دی اور پھر سب نے دیکھ لیا کہ ان کی محبت کیسی زوراور تھی۔ شادی کے بعد وہ جوڑا ایک مثالی جوڑا تھا۔ میری خالہ بتاتی تھی کہ اماں نے اپنی زندگی ابا جان کے لیے وقف کر دی تھی۔ ابا جان کے ایک اشارے کو حکم کا درجہ دیتی، ان کی ہر خواہش یوں پوری کرتی جیسے ان کے دل کی آواز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے میری تعلیم و تربیت پر اپنی ساری صلاحیت توانائی لگا دی۔ میں نے شہر میں ہاسٹل میں رہ کے پڑھا اور کسی چکر میں نہ آیا، صرف اور صرف تعلیم و مستقبل پر دھیان رکھا۔ میں اپنی اماں کی آرزو کے مطابق بننا چاہتا تھا، نیک سلجھا ہوا سعادت مند۔ اس لڑکی سے دوسری ملاقات ایک جنرل اسٹور پہ شاندار ٹکراؤ کی صورت میں ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیکٹ تھے جو سب زمین بوس ہو گئے۔ آپ کو ٹکرانے کا بہت شوق ہے اور خاصی مہارت بھی، اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ جی، آپ جیسے سامنے آتے رہیں تو ٹکرانے میں لطف آتا ہے، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ ہنس پڑی، بے ساختہ ہنس سے اس کے خوبصورت چمکدار دانت موتیوں کی طرح دمک اٹھتے۔ گنگناتی ہوئی یہ ہنسی، میں ایک لمحہ کو اس ہنسی کا اسیر ہو گیا۔ اکثر جانے انجانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، یہ ضرور یاد رکھیں، آئندہ اگر ایسا پروگرام ہو تو۔ وہ شوخی سے بولی۔ جان کی پرواہی کسے ہے، وہ پہلے ہی جا چکی ہے ماہوش و حواس۔ میں بھی شوق ہوا، اس نے مجھے تیوری پہ بل ڈال کے گھورا اور باہر نکل گئی۔ باہر اس کی کار کھڑی تھی جس پہ فرنٹ سیٹ پہ وہ خاتون براجمان تھی، ماما صاحبہ۔ دوسری ملاقات محض اتفاق تھا، اور ایسا اتفاق بار بار ہونے لگے تو پوچھنا ہی پڑتا ہے، آپ میرے تعاقب میں کیوں رہتی ہیں؟ اور اگر میں کہوں کہ آپ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے کیا دنیا میں اور کوئی کام نہیں جو میں آپ کا پیچھا کروں؟ مجھے بھی ایسے فضول کام کرنے کی عادت نہیں۔ پھر ایک روز گفتگو سادہ معاملات تک آ گئی۔ آپ کہیں قریب ہی رہتے ہیں شاید؟ جی، یہ میرا راستہ ہے، میرا بھی یہی راستہ ہے، گویا ہم دونوں ایک ہی منزل کے راہی ہیں۔ فری ہونے کی کوشش نہ کریں، وہ برہم ہو گئی۔ میں تو صرف تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ میں آپ کا پیچھا تو نہیں کرتا۔ نہیں محترمہ، میں اتنا بھی بدذوق نہیں۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے آگے چلی گئی۔ شاید مین روڈ پر جو کوٹھیاں تھیں انہی میں سے کسی کوٹھی میں رہتی تھی۔ میں نے پوچھا نہیں، اس دن شام کو ہی بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا تھا۔ گلی کا سرکاری بلب کرکٹ کے شائقین چھکا لگا کے توڑ چکے تھے۔ بگجے اجالوں کو مکانوں کی اونچی عمارتوں کے سائے نگلنے کی بےتاب کوشش کر رہے تھے۔ میں گلی میں کھڑا تھا، اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے حیران ہو گیا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے گھروں کے نمبر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ کس نمبر کے گھر کی تلاش ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا۔ وہ اچھل پڑی۔ آپ یہاں بھی؟ وہ دراصل میری ایک دوست رہتی ہے یہاں اس گلی میں۔ دوست؟ عورت کے سچ کہیں؟ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ چمک کر بولی۔
بہانہ بھی ہو سکتا ہے، میں بھی رہتا ہوں اس گلی میں۔ مجھے شرارت سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ گیا۔ اچھا نئی خبر ہے میرے لیے، وہ مسخرے پن سے بولی، لیکن افسوس مجھے آپ کی نہیں اپنی دوست راحیلہ کے گھر کی تلاش ہے۔ 2 دفعہ آ چکی ہوں مگر یہ ایسی گلیاں دھوکہ دے دیتی ہیں۔ دراصل گاڑی خراب ہو گئی ہے اور مجھے اس کی الف بے کی خبر نہیں۔ سوچا تھا راحیلہ کے بھائی سے کہوں کہ وہ سامنے کھڑی ہے مین روڈ پر۔ گاڑی کی الف بے کا تو مجھے بھی علم نہیں، چلیے مکان ہی تلاش کر لیں۔ میں نے کہا مکان نمبر 330 گلی نمبر 12۔ آخر کار گھر مل ہی گیا۔ دستک پر کسی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ہینا کی باتیں چڑھ گئیں۔ باہر ہی دونوں بغل گیر ہو گئیں اور پھر پچ ہوئی تو میں واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ارے یہ کون ہے؟ گلفام دوست نے کہا۔ اندر چل بتاتی ہوں۔ وہ دوست کو گھسیٹ کے لے گئی۔ چند ملاقاتوں میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ محترمہ آزاد بنچی ہیں، کوئی راز رکھنے کی قائل نہیں۔ ماما کی تیزی، غصہ، گرمی، پاپا کی نرمی، اپنی خصوصیات، جھوٹ سے مبرا، سچ کہنے کے لیے بے قرار، ایسے لوگ صاف دل ہوتے ہیں، ان میں تسنا نہیں ہوتا، مگر ماں کے مقابلے میں ان کی سادگی، سچائی، جھوٹ لگتی تھی بناوٹ۔ وہ عموماً کہیں نہ کہیں ٹکرا جاتی، کبھی پارک میں مل جاتی، کبھی مارکیٹ میں تیز چلتے ہوئے، کبھی ماما کے ساتھ، کبھی کسی لڑکی یا لڑکیوں کے ساتھ۔ ماما کے ساتھ ہوتی تو بولنے کی ضرورت نہ سمجھتی، کسی اور کے ہمراہ ہوتی تو مسکرا کر گزر جاتی، کبھی کوئی فکرہ بھی کس دیتی۔ عامر میرا رازدار تھا، مجھے علم تھا کہ یہ ملاقاتیں ٹکراؤ اور رابطہ نہیں، نہ ہی میں نے اس کو ابھی دل میں بسایا تھا، لیکن عامر کا کہنا تھا کہ وہ تمہیں دل میں بسا چکی ہے۔ حالانکہ عامر کو میں نے اس حد تک بتایا تھا کہ ایک لڑکی مجھے بار بار ملتی ہے اور مذاق بھی کرتی ہے، ظاہر ہے مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور اس آسودہ محل کی باسی کو ایک آسان سادے سے کیا لگاؤ ہے، جس کے پاس ویسا بھی گھر بھی نہیں ہے جیسا اس کے ملازموں کو میسر ہو۔